प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के तैयारी के क्रम में जब आप अपने प्रिपरेशन के स्टेप्स पे आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत अहम जो समस्या का सामना करते हैं वो ये है कि अच्छा आंसर राइटिंग, गुड आंसर राइटिंग कैसे की जाए। और ये सवाल बहुत शुरू से ही बच्चों को थोड़ा बहुत परेशान जरूर करता है। तो मैं इस समाधान, इस स्ट्रेटजी, यूपीएससी वाला पीडब्ल्यू के इस सत्र में आर्ट ऑफ गुड आंसर राइटिंग पर आपसे डिस्कशन करूंगा। तो ये आपके समाधान का जो समाधान स्ट्रेटजी जो है उसके तहत दरअसल क्या है, समाधान स्ट्रेटजी, समाधान की जो रणनीति है, इस समाधान की रणनीति के अंतर्गत आर्ट ऑफ गुड आंसर राइटिंग पर आपसे चर्चा करूंगा। यहां पर बच्चों जो गुड आंसर राइटिंग है वो किन तत्वों से बनती है, किन एलिमेंट से बनती है, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। इसका कि उत्तम उत्तर लेखन की जो कला है, इस कला पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों एक चीज को आपको गौर करना होगा कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, संघ लोक सेवा आयोग आपसे क्या चाहता है। और इसमें सबसे पहले कि व्हाट यूपीएससी रिक्वायर्स, यूपीएससी आपसे क्या रिक्वायर करती है, अर्थात यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग भी क्या कुछ आपसे आवश्यकता रखता है, क्या वो कुछ बताते हैं कि आप में ये चीज होनी चाहिए, क्या वो आंसर राइटिंग को लेकर भी कुछ बातें बताते हैं। तो हाँ, वो अपने नोटिफिकेशन में कुछ बातें बताते हैं। उस नोटिफिकेशन में जो बातें बताते हैं उनका जो मर्म है, उनका जो कोर है, उस कोर को समझेंगे। तो यहां पर बच्चों जो एक जनरल फ्रेम है, वो जनरल फ्रेम आपको क्या है, मिल जाएगा। ये जनरल फ्रेम आपको मिलेगा। एक सामान्य आपको क्या है, जो ढांचा है, ये ढांचा आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यहां पर यह है कि आंसर राइटिंग दरअसल क्वेश्चन से जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन की भी एक रिक्वायरमेंट होती है, और क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहां पर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि व्हाट क्वेश्चन आस्क, उसमें क्या पूछा गया है। और ये थोड़ा पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को क्या करता है, पर्टिकुलर फ्रेमवर्क निर्मित करता है। लेकिन बच्चों एक बात यहां पर ध्यान देने की है कि चाहे जनरल फ्रेमवर्क हो या पर्टिकुलर फ्रेमवर्क हो, क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लिखने वाले के, आंसर प्रोवाइड करने वाले स्टूडेंट की पर्सनालिटी को चेक करती है। जैसे कि किसी एसे पर जब आप लिखते हैं तो एसे पर आप कौन से डायमेंशन में बात करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। उसी तरह से आंसर को आप एनालिटिकली लिख रहे हैं, क्रिटिकल लिख रहे हैं, इवैल्यूएटिव लिख रहे हैं, या उसमें केवल फैक्ट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये आंसर की डिमांड को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब भी क्या है, बात है। तो यहां पर हम लोग दूसरी बात, यहां पर पर्टिकुलर जो फ्रेमवर्क है उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को समझेंगे। यूपीएससी आंसर राइटिंग के लिए 3 बातों को अपने नोटिफिकेशन में बताती है।
एक अच्छा जो उत्तर लेखन होता है, यूपीएससी के लिए जो अच्छा उत्तर लेखन होता है वो रिलेवेंट होता है, मीनिंगफुल होता है और सटिक होता है, संक्षिप्त होता है। तो यहां पर कि यूपीएससी का ये कहना है कि जो आंसर राइटिंग होती है, आंसर राइटिंग में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक, आंसर राइटिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, जो आंसर आपके होने चाहिए वो रिलेवेंट होने चाहिए, प्रासंगिक होने चाहिए। यूपीएससी के नोटिफिकेशन में एक लाइन आपको मिलेगी। इसके साथ ही जो आंसर राइटिंग होनी चाहिए बच्चों, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल सार्थक होनी चाहिए, अर्थपूर्णता पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही जो आंसर राइटिंग होनी चाहिए वो सक्सिंक्ट होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में बहुत बड़े बड़े लॉन्ग टाइप आंसर्स को आप क्या करते हैं, कई बार लिखने की आवश्यकता होती है। यूपीएससी में आपको 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स इनको लिखने की जरूरत होती है। यहां पर इसका मतलब कि अगर आप में संक्षिप्तता नहीं है, अगर आप में सटीकता नहीं है, तो आप अच्छी आंसर राइटिंग क्या है नहीं कर सकते। तो ये यूपीएससी आंसर राइटिंग के 3 रिक्वायरमेंट को यहां पर 3 रिक्वायरमेंट जो है उसकी बात करती है। और उसके बाद जो चौथा एंगल है वो है कि जो आर्ट होता है, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्या है, इस पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और एक सिलसिलेवार तरीके से हम लोगों को एक लंबा जो एक्सपीरियंस है, उस लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपसे बताऊंगा कि आपका आंसर राइटिंग में जो अप्रोच होना चाहिए वो रेडिकल नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, इम्बैलेंस अप्रोच नहीं रखना है। सबसे पहली बात कि आपकी जो मनोदशा, जो आपका एक मानसिक पक्ष होता है वो संतुलित होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप में किसी एक पक्ष को लेकर बहुत ज्यादा झुकाव होना चाहिए, तो मॉडरेट अप्रोच होना चाहिए। एक आर्ट जो आंसर राइटिंग का होता है हमेशा गुड रीडिंग की रिक्वायरमेंट करता है, और बिना गुड रीडिंग के अच्छी आंसर राइटिंग हो ही नहीं सकती। चाहे आप नोट्स के गुड रीडर हो या बुक के गुड रीडर हो, गाइड के गुड रीडर हो, तो गुड रीडिंग क्या होती है, कॉन्टेक्सुअल रीडिंग किसको कहते हैं, इसके साथ ही थॉटफुल रीडिंग किसको कहते हैं, ये क्यों जरूरी होती है, स्टाइल क्या होती है, पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट वाइज लिखें या दोनों को यूज करें, इसके साथ ही प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंस रखती है, ये सब आर्ट्स हैं। इनको दरअसल अच्छी आंसर राइटिंग को करने के लिए ये सब चीजें आप में क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं पहले वाले पॉइंट पर आता हूं कि यूपीएससी आपसे क्या रिक्वायर करती है। तो जब बच्चों आप यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है, यूपीएससी के नोटिफिकेशन को आप जो हर वर्ष निकलता है और जिसमें अगले वर्ष के एग्जाम के सिलेबस के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, इन सब के बारे में पूरी डिटेल रखी जाती है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक बहुत मुख्य परीक्षा को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है आवश्यकता के बारे में पता लगेगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की जो अधिसूचना होती है बच्चों, इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो इस नोटिफिकेशन में ये लिखा जाता है कि जो मुख्य लिखित परीक्षा है, जो मेंस रिटन एग्जामिनेशन है, वो आपसे क्या रिक्वायरमेंट रखता है, यूपीएससी आपसे क्या चाहती है। तो यहां पर हम लोग मेंस रिटन जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के बारे में समझते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा जो है, तो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में 2 लाइनें लिखी होती है। द मेंस एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स ऑफ द कैंडिडेट।
rather than यहां कैंडिडेट and depth of understanding rather than range of information and the memory of the candidate। क्या मतलब हुआ हिंदी में, सरल सा मतलब क्या हुआ, यूपीएससी जो है वह असेस करना चाहती है, वह मूल्यांकन करना चाहती है आपके समग्र बौद्धिक गुणों को। तो यहां पर क्या है, मुख्य लिखित परीक्षा में क्या जांचा जाता है, क्या चेक किया जाता है, मुख्य लिखित परीक्षा में क्या जांचा जाता है, आपसे एग्जाम में प्रश्नों का तो एक बहाना है, उन प्रश्नों में क्या जांचा जा रहा है, वो प्रश्न क्यों एसएससी के जो जीके का लेवल होता है उससे डिफरेंट हैं, क्यों आपसे आंसर लिखवाए जा रहे हैं, आपसे टिक लगाकर ही आपके नॉलेज को, आपके इंफॉर्मेशन को क्यों चेक नहीं किया जा रहा है, यह बात समझने की है। आपसे क्यों आंसर राइटिंग करवाई जा रही है, तो यहां पर बच्चों पहला कारण है कि वो आपके ओवरऑल, जो आपका ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस है, इंटेलेक्चुअल जो कॉम्पिटेंस है, इस इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस को क्या करना चाहते हैं, वो इसको क्या है, जांचना चाहते हैं। अर्थात वे समग्र बौद्धिक जो आपकी सक्षमता है या ट्रेट्स हैं, इनफैक्ट ट्रेट शब्द प्रयोग किया है, तो समग्र बौद्धिक गुण जो हैं उन गुणों को क्या करना चाहते हैं, उन गुणों को बच्चों है वे जांचना चाहते हैं। तो समग्र बौद्धिक गुणों को जांचना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने उदाहरण लिया कि भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है। तो आप कहते हैं कि सर दिया जाना चाहिए, ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि दिया जाना चाहिए। लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि आपका आर्गुमेंट क्या है इसमें, तो आप जैसे ही आर्गुमेंट देंगे आपका ओवरऑल जो इंटेलेक्चुअल ट्रेट है, वो इंटेलेक्चुअल ट्रेट क्या होगा, वो शो होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस की बात है कि आपका जो समग्र बौद्धिक व्यक्तित्व है, वो बौद्धिक व्यक्तित्व क्या है, जांचा जाता है। दूसरी बात यहां पर यह है कि आपकी केवल याददाश्त चेक नहीं की जाती है, आप कितनी जानकारी रखते हैं, सूचनाओं की आपके पास क्या रेंज है, उस रेंज को ही इस परीक्षा में नहीं चेक किया जाता, आपकी समझ की गहराई को चेक किया जाता है। तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझ की गहराई है बच्चों, ये समझ की गहराई जो है, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, इसको भी क्या है, चेक किया जाता है। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ये डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, ये चेक किया जाता है, समझ की गहराई को चेक किया जाता है। और ये जो चीज है यूपीएससी को ये दूसरे एग्जाम से क्या करती है, अलग बना देती है। ज्यादातर जगह आपकी जानकारी को चेक किया जाता है, लेकिन यहां पर केवल आपकी जानकारी को चेक नहीं किया जाता, आपकी समझ की गहराई को चेक किया जाता है। अब मेरे लिखने में ये बात अगर अभिव्यक्त होती है तो मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स, मेरा आंसर राइटिंग का आर्ट जो है वो ठीक है। यहां पर इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि आपकी सूचनाओं की जो रेंज है, उन सूचनाओं की रेंज को, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को भी क्या है, किया जाता है, चेक किया जाता है। तो रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को चेक किया गया, और इसके साथ ही आपको कहीं ना कहीं इस एग्जाम में आपकी जो स्मृति है, आपकी जो मेमोरी है, इस मेमोरी को भी क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये ध्यान में रखना है कि आपके ओवरऑल इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस को क्या है, चेक किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जाम आपके इंटेलेक्चुअलिटी को चेक करता है। इंटेलेक्चुअलिटी को चेक करने का मतलब क्या हुआ, आपके बैलेंस को चेक किया जाएगा, आप कहीं किसी एक पक्ष विशेष के प्रति झुकाव रखते हैं और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक है,
तो ऐसे में आपके इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स का जो लेवल है वो कम मान लिया जाएगा। इसके साथ ही आप में क्रिटिकल एबिलिटी है एसिमिलेशन की। जैसे एक होता है ना कि हमने 2-3 चीजें अलग अलग देखी, लेकिन उन 2-3 चीजों को एक साथ मिलाकर हमने एक निष्कर्ष क्या निकाल लिया। तो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में ये बात भी कहती है कि क्रिटिकल एबिलिटी ऑफ एसिमिलेशन क्या होना चाहिए। अब ये सब जो चीजें हैं, ये चीजें आंसर में कैसे शो होंगी, और यहां पर क्या है बच्चों, जो इसका एक जनरल फ्रेमवर्क है वो मैंने बताया कि भाई जो मेंस रिटन एग्जामिनेशन में अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा जानकारी प्रस्तुत करके, इसका मतलब क्या है, पहली चीज यहां पर ये है ध्यान रखने वाली बातें, मतलब जो गुड आंसर या जो आर्ट ऑफ गुड आंसर राइटिंग है, इस आर्ट ऑफ गुड आंसर राइटिंग में यहां पर पहली जो बात है वो ये है कि बहुत इंफॉर्मेटिव आंसर लिखने पर आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, ये क्या है, जरूरी नहीं है। यहां पर कि ये क्या है कि इंश्योर लेस इंफॉर्मेटिव आंसर अपने उत्तर को सूचनाओं से बिल्कुल लैस नहीं करना है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन देंगे, इसका मतलब यह है कि आप एनालिटिकल पार्ट को, विश्लेषण वाले पार्ट को, समझाने वाले पार्ट को, समझ को प्रस्तुत करने वाले पार्ट को क्या है, कम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि अल्प सूचनात्मक उत्तर को सुनिश्चित करें। कभी भी अच्छे उत्तर की परिभाषा ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रस्तुत करने से नहीं जुड़ी हुई है, नंबर 1 बात। दरअसल अच्छे उत्तर की जो परिभाषा है, वह अच्छे उत्तर की परिभाषा अगर सूचना के कम होने से जुड़ी हुई है, तो सवाल ये उठता है कि कौन सी चीज उसमें ज्यादा होनी चाहिए। दरअसल अच्छे उत्तर की जो परिभाषा है वह क्या है, संतुलित व समीक्षात्मक तत्वों से जुड़ी है। अच्छा, यहां पर जो उत्तर है उससे जुड़ा, मतलब यहां पर आपका जो उत्तर होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, और इसके साथ ही बैलेंस्ड एंड क्रिटिकली इवैल्यूएशन के एलिमेंट से क्या है, लैस होना चाहिए। ये दूसरा इसका पहलू है। तीसरी बात यहां पर यह है बच्चों कि जो अच्छा उत्तर होगा, अगर आप उसमें बैलेंस लाएंगे, तो एक और चीज की जरूरत होती है, और वो चीज उस उत्तर के पर्टिकुलर फ्रेम से पूछी जाती है या सब जुड़ी हुई होती है। अब इसका एक और भी पहलू क्या है समझें कि दरअसल जो गुड आंसर राइटिंग होती है, ये गुड आंसर राइटिंग जो है, हमेशा जो प्रश्न पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके सटीक क्या है, सटीक उत्कोर लाइन ऑफ डिस्कशन से जुड़ी होती है। इसको आप ऐसे समझें कि प्रत्येक प्रश्न का एक लाइन में, एक पंक्ति में क्या होता है, यहां पर क्या जवाब होता है। अगर मैं पेरिफेरी की बातों को, परिधि की बातों को छोड़कर दरअसल कोर की जो बातें हैं वहां तक मैं पहुंच गया, तो इसका मतलब कि मैं अपने आंसर राइटिंग का जो एक सबसे जरूरी एलिमेंट है, उस जरूरी एलिमेंट तक पहुंचने में सफल रहा।
जैसे मैं यहां पर उदाहरण देता हूं, 2022 के आईएएस के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया और वो सवाल था इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, उन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ। ये सवाल क्या है, यह सवाल जो है, ये सवाल पूछा गया किस प्रकार से संविधानीकरण हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ, इस सवाल को पूछा गया। अब यहां पर जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, जैसे यहां पर हम कह सकते हैं वेहिकुलर पोल्यूशन से होने वाला एयर पोल्यूशन, इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, ये इसका कोर लाइन ऑफ डिस्कशन है। इसका मतलब यह है कि हर प्रश्न का एक पर्टिकुलर फ्रेम होता है और उस पर्टिकुलर फ्रेम की रिक्वायरमेंट क्या होती, एग्जैक्टनेस। जैसे कई बार क्या होता है कि हम सही बताते बताते हम करेक्ट बताते हैं, लेकिन करेक्ट बताने में हमें जो एग्जैक्ट तक पहुंचना होता है, हमें जो सटीक बिंदु तक पहुंचना होता है, हम इस यात्रा पर निकल ही नहीं पाते। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने यहां पर अपने थॉट प्रोसेस में इस बात को क्या है, कभी भी एनालाइज करने की कोशिश नहीं की। तो अच्छा उत्तर लेखन केवल सही बातों से नहीं बनता, सही में भी जो सटीक बातें होती हैं, करेक्ट में भी जो एग्जैक्ट बात होती है, उससे बनता है। इसलिए यहां पर ये उस प्रश्न के फ्रेम से आता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर यह लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब कीजिए, विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, तो यहां पर क्या है कि मुझे सिंपली कुछ फेसेट्स केवल बताने हैं, जो है चीज उसके फेसेट्स क्या है, उसके आयामों को बता देना है, अगर डिस्क्राइब करने की बात है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि मैं इवेल्युएट करूं, मैं क्रिटिकली इवेल्युएट करूं, मैं किसी भी चीज को क्या है सुस्पष्टता के साथ बताऊं ही नहीं, बल्कि उसको कुछ पैरामीटर्स पर देखूं कि वो पैरामीटर्स लगाने पर वो चीज सही, वो चीज कितना सफल हुई है। तो यहां पर मेरे प्रश्न की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट क्या है, बदल गई। तो एक यहां पर दूसरी बात बच्चों ये है कि अच्छी उत्तर लेखन की विधा है, वो केवल सही आयामों से ही संरचित नहीं होती। आर्ट ऑफ गुड आंसर राइटिंग नेवर कंसिस्ट ऑफ ओनली एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द आंसर्स, बट only correct dimensions of the answer, but exact dimensions of the answer। तो यहां पर क्या है कि करेक्ट से आगे बढ़कर एग्जैक्ट की तरफ जाना। दरअसल यहां पर मैं इस तीसरे बिंदु को बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं कि आपने करेक्ट बताया, इससे काम नहीं चलेगा, आपको करेक्ट के साथ ही एग्जैक्ट भी बताना आना चाहिए। सही बताने से काम नहीं पूरा होगा, आपको सटीक बताना होगा। इसको सिंपल उदाहरण से समझें कि जब मैंने आपसे पूछा कि अभी तक क्या कर रहे थे, आपने सवेरे से बताना शुरू किया कि सर सुबह मैं उठा, मैंने ये काम किया, मैंने वो, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कहेंगे कि सर मैं इस पे आ रहा था, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि अभी आप क्या कर रहे थे। एग्जैक्ट आंसर ये होगा कि सर अभी मैं सुभाष कश्यप की आवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपने सुबह क्या किया, मैं पूछ रहा हूं अभी आपने क्या किया। इसका मतलब कि कई बार हम करेक्ट आंसर और एग्जैक्ट आंसर, इसके बीच में जो फर्क होता है, उस फर्क को बहुत ज्यादा एक हम ये कह सकते हैं कि किस्सा गोई के चक्कर में हम क्या करते हैं, मिस कर देते हैं। किस्सा गोई के चक्कर में जो एक करेक्ट एग्जैक्ट कोर लाइन ऑफ डिस्कशन होता है किसी भी प्रश्न का, उसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो लेस इंफॉर्मेटिव आंसर्स ये लीड्स अवे, एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाता है। यू कैन पुट एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन योर आंसर्स।
आप अपने आंसर में एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को जोड़ सकते हैं, आप अपने आंसर को क्रिटिकली एग्जामिन करने वाले पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस करने के क्रम में कई बार क्या होता है कि हम जो डायमेंशंस होते हैं उन डायमेंशंस को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। एक चौथी बात ये भी कही जाती है कि आपको किस पर ज्यादा ध्यान देना है। क्या मुझे एक पेज में कोई चीज लिखनी है या तकरीबन 2 पेज में लिखनी है? मैं चाह कर भी यहां पर बहुत डेप्थ में जाकर फैक्ट्स को नहीं बता सकता। इसका मतलब है कि नेवर गो फॉर द डेप्थ, नेवर गो फॉर द डेप्थ। You should always keep in the mind dimension is the more important thing in comparison to the depth, because in the format of 150 words, in the format of the 200 words, you can't lead a path which is consist of only the facts, only the depth. इसलिए बहुत बार बच्चे कहते हैं कि मैंने बड़ी गहराई से ये बात बताई। गहराई से बताने के लिए आपको 4-6 पेज चाहिए, और 4-6 पेज चाहिए तब आप गहराई से बात बता पाएंगे। और यहां पर आपको 1.5 से 2 पेज में आंसर लिखना है, तो 1.5 से 2 पेज में आंसर लिखना है। तो कई बार डायमेंशन की शर्त पर हमने क्या किया, डेप्थ की शर्त पर हमने डायमेंशन को क्या कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया। तो यहां पर क्या है कि इन कंपैरिजन टू द डेप्थ, in comparison to the factual depth, dimension is more important thing, डायमेंशन इसमें क्या है, आना चाहिए। और इसीलिए क्या है, कई बार क्या होता है कि हम डायमेंशन के बजाय हम एक यूनिडायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल के बजाय क्या है, हम यूनिडायमेंशनल आंसर लिख रहे हैं। आपका आंसर तभी अच्छा माना जाएगा जब आप मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखें। एक ही पर्सपेक्टिव, एक ही एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा जाकर गहराई में जब हम बताएंगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम नहीं बता पाएंगे। फिर इसके साथ ही बच्चों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि यूपीएससी ये चाहती है कि आपके आंसर्स में 3 फीचर्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपका आंसर जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए। यूपीएससी ये चाहती है कि आपका जो आंसर है वो रिलेवेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वो संगत होना चाहिए। संगत क्या है भाई? कि मान लीजिए कि कोई प्रश्न पूछा गया है तो उस प्रश्न का कुछ न कुछ रेलेवेंस होगा। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, आईएएस 2022 में एक पॉलिटी के पेपर में प्रश्न पूछा गया, और वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न यहां था राइट टू फ्री मूवमेंट को लेकर। भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में राइट टू फ्री मूवमेंट है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है। अब कहीं भी आने जाने के अधिकार पर फुल क्वेश्चन पूछा गया, तो सवाल उठा कि भाई इसका क्या रेलेवेंस है, क्यों ये प्रश्न पूछ लिया गया? तो रोहिंग्या शरणार्थियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी जो राइट टू फ्री मूवमेंट को लेकर था। तो वहां से यह सवाल क्या पूछ दिया गया? तो हर चीज का क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में ही वो सवाल क्या होता है? पूछा जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना, कोई भी चीज इररिलेवेंट यूपीएससी में नहीं पूछी जाती। इसलिए यूपीएससी कहती है कि आपका आंसर रिलेवेंट होना चाहिए। आपका जो आंसर है वह आंसर क्या है? रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर पर्यावरणीय समस्याएं जैसे हैं, तो ऐसे स्थिति में जितने भी पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय आयोजन होंगे, इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स होंगे, वो इंटरनेशनल इवेंट्स आपसे पूछे जाएंगे, वो चाहे COP27 हो या कोई और हो। तो रिलेवेंस को ध्यान में रखें।
दूसरी बात यह है कि आपका जो आंसर है वह क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का यहां पर मतलब क्या है कि आप इसमें मीनिंग को ड्रॉ कर पाए। मीनिंग किसके लिए, मीनिंग सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए आप ड्रॉ करने में सक्षम हो। मीनिंग ह्यूमन लाइफ के लिए आप ड्रॉ करने के लिए सक्षम हो, ड्रॉ करने में सक्षम हो। आप स्टेट के लिए, नेशन के लिए मीनिंग को क्या है, ड्रॉ करने में सक्षम हो। तो मीनिंगफुल आंसर क्या लिखना है, ऐसा नहीं कि आंसर जो लिखा जाए उस आंसर में आपका कोई ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऐसा डायरेक्शन दिखे ही नहीं। और इसके साथ ही आंसर जो होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, और इसको कहते हैं कि वो क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा आंसर, वैसे भी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होगी, वहां पर आपको स्पेस दिया गया है और आपको लिमिटेड वर्ड्स दिए गए हैं। तो यहां पर आंसर तो वैसे भी जो फ्रेम है उसमें आपको क्या है, संक्षिप्त लिखना है। तो ये तीसरी चीज हो गई। पहला मैंने बताया कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है, दूसरा मैंने बताया कि प्रश्न क्या चाहता है, व्हाट डज क्वेश्चन आस्क पर्टिकुलरली टू कैंडिडेट। अब यहां पर उसमें कि आपका क्या विचार है, या इसमें तथ्य के बारे में पूछा गया है, डिस्क्राइब करने के बारे में पूछा गया है, इस बात को हमें देखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उनको देखना पड़ेगा। और इन सब से यहां पर 3-4 बातें निकली कि अपने आंसर को क्या है, लेस इंफॉर्मेटिव रखना है। इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा देकर आंसर में प्रभाव पैदा करने की कोशिश नहीं करनी है। आंसर का जो अप्रोच होना चाहिए बैलेंस और क्रिटिकली इवेल्युएशन वाला होना चाहिए। आंसर जो होना चाहिए वो केवल करेक्ट ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसमें एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। और इसके साथ ही फैक्चुअल डेप्थ, यूनिडायमेंशनल बढ़ाने के बजाय हमें मल्टी डायमेंशन, मतलब एक किसी एस्पेक्ट की बहुत गहराई से बात करने के बजाय हमें मल्टी एस्पेक्ट्स को क्या है, अगर हम अपने आंसर में शामिल करते हैं तो वो आंसर क्या होगा, अच्छा आंसर होगा। फिर यहां पर नेक्स्ट बच्चों, यहां पर अगला जो डायमेंशन है वो आपके लिए ये है कि अगर आंसर राइटिंग एक आर्ट है तो इस आर्ट को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर ये साइंस है तो भी इसके कुछ रूल होंगे, अगर एक आर्ट है तो इस आर्ट को कैसे इवॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पर बच्चों जो है आर्ट ऑफ गुड आंसर राइटिंग, आर्ट ऑफ गुड आंसर राइटिंग, ये किन चीजों से कंसिस्ट होती है। सबसे पहली बात यह है कि नो रेडिकल अप्रोच, नो रेडिकल और एक्सट्रीम अप्रोच शुड बी टेकन इन योर आंसर्स। कभी भी यहां पर रेडिकल, आमूल या अतिवादी जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण नहीं लेना चाहिए, यहां पर नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, अप्रोच के लेवल पर हमेशा क्या है, मॉडरेट एंड बैलेंस्ड अप्रोच ही क्या है, एक्सेप्टेड होता है। मॉडरेट एंड बैलेंस्ड अप्रोच, इसी को हमें कह सकते हैं मिडिल पथ, मध्यम मार्ग है महात्मा बुद्ध का। तो ये क्या है, मॉडरेट जो है, मॉडरेट यहां पर हमें कहेंगे कि संयमित और संतुलित जो अप्रोच है, ये अप्रोच क्या है, अच्छे आंसर राइटिंग का पहला एलिमेंट होता है। कैसे कि आप किसी भी चीज का प्रॉस और कॉन्स जब दोनों देखते हैं
तो आप बैलेंस्ड अप्रोच लेते हैं। अगर आप किसी चीज का केवल प्रॉस देख रहे हैं, कॉन्स देखने से मना कर दे रहे हैं, तो ये बैलेंस अप्रोच नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है। तीसरी बात बच्चों यहां पर ये है कि जो गुड आंसर राइटिंग होती है वो गुड कॉन्टेक्सुअल रीडिंग से जुड़ी होती है। यहां पर तीसरी बात कि यह जो है गुड कॉन्टेक्सुअल रीडिंग जो है इससे जुड़ी है। मतलब अच्छे संदर्भ आधारित पाठ से क्या है जुड़ी हुई है। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा लिखोगे, सीधा सा फार्मूला है। और जितना अच्छा पढ़ोगे तो उसके लिए अच्छी किताबें होनी चाहिए। और इसके साथ ही सब कुछ अच्छा नहीं है। किसी भी विषय पर शोध या रिसर्च वाली चीजें आप लेकर पढ़ रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, कॉन्टेक्सुअल रीडिंग, गुड कॉन्टेक्सुअल रीडिंग। जैसे अगर एनसीईआरटी किसी भी विषय पर बहुत संक्षिप्तता में बहुत अच्छी जानकारी और समझ पैदा करती है तो गुड कॉन्टेक्सुअल रीडिंग क्या है, उसके लिए क्या है, बहुत क्या उपयोगी है। तो यहां पर यह हुआ। फिर इसके साथ ही बच्चों एक चौथी बात है, और उस चौथी बात को आप ऐसे समझिए कि प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद कुछ विद्यार्थी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर मेरे 2-3 सवाल जो है कम रह गए। तो मैंने पूछा क्यों, 2-3 सवाल तुम्हारे क्यों कम रह गए? उनका जवाब था कि इसका कारण यह था कि सर हमारे कुछ डेट वाले क्वेश्चंस गलत हो गए या ईयर वाले क्वेश्चन जो थे वो गलत हो गए। अब यहां पर इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए? इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या उनके कॉज और रीजन वाले सारे सवाल सही हो गए? नहीं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनकी धारणा यह है कि उनके पास जो सामान्य तथ्यात्मक किस्म के सवाल थे वो क्या है, गलत हो गए। जो आपका रीडिंग अप्रोच है, देखिए आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग का बहुत गहरा कनेक्शन जो होता है वो आपके रीडिंग अप्रोच से क्या है, जुड़ा होता है। और जो रीडिंग अप्रोच होता है, इस बात को आप समझें कि जो हमारा रीडिंग अप्रोच होता है उस रीडिंग अप्रोच में कई बार क्या होता है कि हम यूनिडायमेंशनल चीजों को कैच करते हैं। मेरे अगर 5 सवाल ईयर वाले गलत हो गए किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में, तो मैं क्या करूंगा, अगली बार जब कोई किताब पकड़ूंगा जैसे ही ईयर आएगा मैं उसको अंडरलाइन करूंगा, क्योंकि मेरे कॉन्शियस माइंड में ये बात चल रही है कि मेरा यही इस तरह का सवाल क्या है, गलत होता है। इसमें खतरा क्या है? खतरा यह है कि आपका माइंड व्हाट वाला, कि कहां पर कोई घटना घटित हो रही है, या व्हाट के बजाय व्हेन वाला, कब कोई घटना घटित हो रही है, इस पर तो बहुत जागरूक है, बहुत अवेयरनेस है, बहुत उसके पास कॉन्शियसनेस है। लेकिन क्या है कोई घटना, इस बात पर क्या है वो कम कॉन्शियस हो गया। और इतना ही नहीं, वाई पर, क्यों पर वो और कम कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस रखता है, और हाउ पर तो वो और कम रखेगा। अच्छी रीडिंग का रास्ता अच्छे लिखने से जाता है, और अच्छी रीडिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ चारों एस्पेक्ट से मिलकर बनती है। अगर मुझे किसी भी चीज की मैं एक समझदार व्यक्ति तभी माना जाऊंगा जब किसी घटना की होने की तिथि ही नहीं, होने की डेट ही नहीं, दरअसल उस घटना के होने के कुछ कारणों के बारे में पता हो। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध कब शुरू हुआ यह आपको पता है, रूस यूक्रेन युद्ध क्या है इसको बताने में आपको दिक्कत हो रही है। आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार को लेकर रूस की कुछ आपत्तियां थीं और रूस का कहना था कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। तो आप क्या है को भी नहीं बता रहे, और जब आप क्या है को नहीं बता पाएंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध क्यों हो रहा है इसको भी नहीं बता पाएंगे। अगर कलेक्टर बनना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना।
अगर कलेक्टर बनना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से समझना। कलेक्टर बनने के लिए आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए वो यूनी डायमेंशनल नहीं होनी चाहिए, वह एक आयामी नहीं होनी चाहिए, वह मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, ताकि आप किसी घटना के कारण और परिणाम को भी बता सकें। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपने एक दो चीजें तो कैच कर ली, लेकिन एक दो चीजें जो मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में बहुत आवश्यक होती हैं, उन चीजों को आपने क्या कर दिया, मिस कर दिया। कॉज रीजन आपको, अगर आपको किसी भी घटना को एक्सप्लेन करना है तो आपको उस घटना के कॉज और रीजन भी पता होनी चाहिए, लेकिन आप पढ़ते समय ये मिस कर दे रहे हैं। और इसीलिए अच्छी किताबें जो हैं इनको बहुत सरल रूप में बताती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक किताब दिया, उसके सारे चैप्टर्स के नाम हटा दिए, अब आपको मैं कह रहा हूं कि इस किताब को पढ़िए। ये ठीक वैसे ही हुआ कि आपको कोई फिल्म देखने के लिए कहा जाए, लेकिन ये कहा जाए कि ये फिल्म क्या, आपको नहीं बताया जाएगा। अब मान लीजिए कि आप फूल और कांटे देख रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि शोले देख रहा हूं, कि मैं कौन सी देख रहा हूं, बजरंगी भाईजान देख रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो माइंड है ना, वो माइंड चीजों को बांट कर समझता है, उसको अच्छे से वो तभी क्या लिख पाता है। इसलिए आंसर राइटिंग रीडिंग अप्रोच से जुड़ी हुई है, और रीडिंग अप्रोच मल्टी डायमेंशनल क्या होना चाहिए, और मल्टी डायमेंशनल जो रीडिंग अप्रोच होगा, उस मल्टी डायमेंशनल रीडिंग अप्रोच में व्हाट, व्हेन, व्हाई और हाउ को क्या है रखा जाएगा। एक और सवाल बच्चों के मन में आता है कि स्टाइल क्या होनी चाहिए प्रश्न की। स्टाइल को लेकर दो तरह के विचार सामने आते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि पैराग्राफ स्टाइल जो होती है वो अच्छी होती है, और कुछ लोगों का यह कहना है कि पॉइंट में लिखने वाली स्टाइल ज्यादा अच्छी होती है। जहां पर फैक्ट आपको सीक्वेंस में पता हो, जहां हर चीज बिल्कुल अलग अलग पता हो, वहां पर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर कॉन्सेप्ट के बारे में लिखना है और फैक्ट कोई ज्यादा नहीं है, वहां पर पैराग्राफ। इसका मतलब कि हमारी स्टाइल में दोनों चीजें शामिल हो सकती हैं, बहुत चीजें शामिल हो सकती हैं। ये हम अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। हमें अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाना है, हमें अपनी स्टाइल को अच्छा बनाना है, तो हमारी जो स्टाइल है उस स्टाइल में पैराग्राफ का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जहां पर हमें बहुत सी जानकारियां देने की आवश्यकता है, वहां पर हम पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट बात बच्चों यहां पर यह है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितना भी अच्छा आप जानोगे, नोइंग इज नॉट सफिशिएंट। जानना कभी भी पर्याप्त नहीं होता, वी मस्ट अप्लाई। मैं बहुत अच्छा जानता हूं, लेकिन जब मैं लिखने बैठता हूं तो मुझे अपने विचारों को सीक्वेंस में बांधने में दिक्कत होती है। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अ गुड आंसर, आर्ट ऑफ गुड आंसर राइटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बट बिफोर प्रैक्टिस you must have some thoughts about the style. You must have thoughts about the multi-dimension of the questions, multi-dimensional aspect of the answer. ये सब आपके पास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आपको क्या है, बेहतर बनाती है। और प्रैक्टिस आपको सिनॉप्सिस के आधार पर करना चाहिए। जैसे कई बार नए बच्चे होते हैं, वो पूरा आंसर लिखने के लिए जाएंगे, तो पूरा आंसर लिख नहीं पाएंगे। तो आप यहां पर ये बताए, देखिए कि अगर मुझे 250 शब्द में लिखना है और इसके 4 डायमेंशंस है, तो ये 4 डायमेंशंस क्या होंगे, मैं कैसे कैसे इसके सीक्वेंस में क्या क्या लिखूंगा। ये है आंसर राइटिंग का आर्ट। और इस आर्ट का प्रयोग करके या इन सब बातों को गौर करके आप बहुत अच्छा आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।